नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आज इस वीडियो में हम जानेंगे आधार कार्ड से जुड़े कुछ कानून के बारे में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े कानून के बारे में क्या कहा और वो कौन से ऐसी गाइडलाइन है, वो कौन से ऐसे रूल बनाए गए हैं, आधार कार्ड को कहां कहां यूज कर सकते हैं और कहां पे नहीं यूज कर सकते, इन सब के बारे में तो बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगा आधार कार्ड के जो जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश AM खान विलकर जे के लिए परिचय, मतलब इसके बारे में हम कुछ आवश्यक बातों के बारे में जानेंगे। सर्वोत्तम से अद्वितीय होना बेहतर है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ होना आपको नंबर 1 बनाता है, लेकिन अद्वितीय होना आपको केवल अकेला बनाता है। अद्वितीय आपको एकमात्र बनाता है। आधार का केंद्रीय संदेश है जो इन याचिकाओं में संवैधानिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। आधार, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है न्यू या आधार, हाल के वर्षों में से न केवल भारत में बल्कि कई अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सबसे अधिक चर्चित अभिव्यक्त बन गया है। हिंदी शब्दकोश के एक शब्द का महत्व है गौड़ हो गया है। आज आधार शब्द का जिक्र सुनने वालों को इस शब्द के शब्दकोश अर्थ तक नहीं ले जाता है। इसके बजाय आधार शब्द का जिक्र आते ही हर व्यक्ति इसे उस कार्ड से जोड़ देगा जो किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है। जहां से इसकी पहचान की बात की जा सके, इसे एक विशिष्ट पहचान के रूप में वर्णित किया गया है और वह प्राधिकरण जो कि किसी व्यक्ति का नामांकन करता है और जिसके आदेश पर आधार कार्ड जारी किया जाता है उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके बाद इसे UIDAI या प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। इसे विभिन्न कारणों से अद्वितीय बताया गया है। UIDAI का दावा है कि यह न केवल किसी व्यक्ति की पहचान करने का एक अचूक तरीका है बल्कि यह एक ऐसा साधन है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता के किसी भी लेन देन में प्रवेश कर सकता है। यह डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन गया और इसमें आम आदमी के लिए कोई ऐसा रास्ता खोल दिया है। आधार योजना, जिसे वर्ष 2006 में संकल्पित किया गया था और वर्ष 2009 में UIDAI के निर्माण के साथ लॉन्च किया गया। इस देश में लगभग 1.1 बिलियन लोगों का नामांकन सुनिश्चित किया गया है, जिसका उपयोग जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जो सरकारी एजेंसियां और अन्य निकायों द्वारा किए गए मजबूत और आक्रामक अभियान का परिणाम है। इस तरह से वस्तुतः एक घरेलू प्रतीक बन गया है। सरकार आधार के कई फायदों का दावा करती है। साथ ही आधार की योजना और उसके बाद निर्मित वास्तुकला को समाज के एक वर्ग में तीखी आलोचना मिली है। उसके अनुसार आधार व्यक्तियों की निजता के अधिकार में एक गंभीर आक्रमण है और इसमें एक निगरानी स्थिति की ओर ले जाने की प्रवृत्ति है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जीवन प्रोफाइल और गतिविधियों के साथ साथ उसकी निगरानी में रखा जा सकता है। आधार का उपयोग हाल के दिनों में ऐसे कोई अन्य विषय नहीं है जिसने इस तरह के गहन और गरम बहस को जन्म दिया है, जिसमें दोनों पक्ष और विपक्ष अपने अपने विश्वास के समर्थन में इतने जोश में बहस करते हो। इन याचिकाओं में याचिकाकर्ता दूसरी श्रेणी के हैं जो आधार परियोजना को जारी रखने की अनुमति दिए जाने पर न्यायिकवादी राज्य की आशंका जताते हैं और वह संपूर्ण आधार संरचना को खत्म करने और ध्वस्त करने की मांग कर रहे हैं, जो उनके अनुसार लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन के लिए अभिशाप है।
जो भारतीय संविधान का आधार है, याचिकाकर्ताओं ने आधार परियोजना को चुनौती दी, जो वर्ष 2009 में प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से शुरू हुई थी। आधार को वैधानिक सुरक्षा कवच मिलने के बाद भी आधार के रूप में ज्ञात अधिनियम के रूप में चुनौती बनी हुई है। वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और लक्षित डिलीवरी सेवा अधिनियम 2016 इसके बाद आधार अधिनियम के रूप में संदर्भित हो गया। संवैधानिक रूप से अस्वीकार के रूप में चुनौती दी गई कि इस मामले में शामिल मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला इस तथ्य को स्पष्ट है कि इन मामलों में पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने में लगभग 4 महीने लग गए। अदालत ने जुनून के निशान के साथ अत्यधिक कुशल, सौम्य और शानदार बौद्धिक वकालत देखी भी है। इस मुद्दे ने सार्वजनिक रूप से गर्मागर्म बहस छेड़ दी। न्यायालय के बाहर भी आधार योजना के पक्ष में वकालत करने वाले और इनका कड़ा विरोध करने वाले समूह हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि केवल आम लोग ही दोनों समूह में से नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग भी समान रूप से विभाजित हैं। आधार के पक्ष में विपक्ष में कई लेख और संस्कार आए हैं, जो कि लोग इसके पक्ष में हैं। वह आधार परियोजना को देश को सुशासन के शासन में लाने की सामाजिक आर्थिक अधिकारों और आर्थिक समृद्धि आदि को आगे बढ़ाने के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया में वह दावा करते हैं कि यह देश को विश्व नेता बना सकता है। भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल ने विश्व बैंक सहित कुछ अंतर्राष्ट्रीय निकायों का सराहना किया और उल्लेख भी किया है। हम स्पष्ट करते हैं कि हम आधार के पक्ष या विपक्ष में व्यक्त ऐसे विचारों से प्रभावित नहीं हुए हैं। आधार का विरोध करने वालों को आशंका है कि यह नागरिकों की निजता में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकता है और इसमें एक अधिनायकवादी राज्य बनाने की प्रवृत्ति है, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों पर आघात करेगा। बहस के दौरान विभिन्न व्यक्तियों निकायों को कुछ ऐसी राय का उल्लेख किया गया। तर्कों के दौरान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से प्रदर्शित किए गए जुनून, भावनाओं, झुलझुलाहट, निराशा, परमानंद, उत्सव के साथ बयानबाजी के बावजूद इस न्यायालय को संबंधित मुद्दे पर अपना निर्णय देते हुए उद्देश्यपूर्णता के साथ शांति की मुद्रा की आवश्यकता होती है। संवैधानिक प्रावधानों की कसौटी पर मुद्दों का परीक्षण है। आधार संरचना पर हमले की अगुवाई करने वाला पहल याचिकाकर्ताओं अर्थात न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त और श्री परवेश खन्ना 2012 की रीट याचिका सिविल संख्या 494 दायर करके की थी। उस समय आधार योजना विधायी छत्र छाया में नहीं थी। रीट याचिका में इस योजना को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि भारत के असंख्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। कुछ अन्य लोग संबंधित याचिकाएं दायर करके दौड़ में शामिल हुए। इस याचिका में समय समय पर कई ऐसे आदेश पारित किए गए, जिनमें से कुछ का उल्लेख हम अभी नीचे करेंगे। 2016 में आधार अधिनियम के पारित होने के साथ इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देते हुए एक रीट याचिका दायर की। यह भी इसी उद्देश्य के कुछ और रीट याचिकाएं दायर की गई। इन सभी रीट याचिकाओं को एक साथ जोड़ दिया गया। विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा भी कई हस्तक्षेप किए गए। कुछ याचिकाओं का विरोध कर रहे थे और कुछ आधार योजना का समर्थन कर रहे थे। इससे पहले कि हम उस आधार पर जाएं जिस पर आधार परियोजना और आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर हमला किया गया था, क्रम में उन घटनाओं पर भी ध्यान देना उचित होगा जिन्होंने इसके निर्माण, शुरुआत और क्रियान्वयन को आकार दिया है। आधार योजना 3 मार्च 2006 को
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली BPL परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र नामक परियोजना के लिए मंजूरी दी गई थी। 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए परिणाम स्वरूप BPL परिवारों के लिए एक विशिष्ट पहचान योजना के तहत बनाए जाने वाले कोर डेटाबेस से डेटा और फील्ड के आयतन संशोधन जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए 3 जुलाई 2006 को एक प्रक्रिया समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने 26 नवंबर 2006 को रणनीतिक दृष्टि विशिष्ट पहचान निवासियों के नाम से एक पेपर तैयार किया। इसके आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक विशिष्ट पहचान संख्या परियोजना का एक मिलान करने के लिए 4 दिसंबर 2006 को अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह EGOM की स्थापना की गई। EGOM को परियोजनाओं को शीघ्र और प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए समय सारणी और विशिष्ट मील के पत्थर पर गौर करने और इन परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय लेने का एक अधिकार दिया गया। CGOM तत्कालीन विदेश गृह मामले, कानून, पंचायती राज और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष शामिल थे। विशिष्ट पहचान, आगे इसे UIDI कहा जाएगा। परियोजना समय समय पर विभिन्न बैठकें आयोजित की गई। 22 दिसंबर 2006 को आयोजित चौथी बैठक में प्रस्तावित डेटा और तत्वों और उनके प्रारूपों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद 27 अप्रैल 2007 को आयोजित इनकी 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि UID डेटाबेस का विकास सैद्धांतिक रूप से 3 चरणों में होगा। समिति ने आगे निर्णय लिया कि प्रमुख भागीदार डेटाबेस जैसे RD के घरेलू सर्वेक्षण और व्यक्तिगत राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS डेटाबेस के साथ चरणबद्ध तरीके से जुड़ाव किया गया जाना चाहिए। 11 जून 2007 को परियोजना के अंतिम चरण में कैबिनेट सचिव द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री के समान UID परियोजना पर एक प्रस्तुत दी गई। UID परियोजना की 6ठी बैठक 15 जून 2007 को आयोजित की गई थी। समिति ने अन्य बातों को साथ साथ निम्नलिखित निर्णय लिए। 11 अंकों के नंबरिक प्रारूप को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण के लिए अखिल विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग के तत्वाधान में एक कार्यकारी आदेश UID प्राधिकरण बनाने की आवश्यकता का सराहना की गई। केंद्रीय और राज्य UID के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DIT को चुनाव आयोग के साथ जोड़ने के तौर तरीकों पर काम करने और लिंकेज के लिए MORD और PDS के साथ चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया गया। सैद्धांतिक रूप से चरणबद्ध योजना हेतु प्रस्ताव क्रम की स्वीकृति प्रदान की गई। 30 अगस्त 2007 को आयोजित 7वीं बैठक में प्रस्तावित प्रशासन ढांचे और UID की प्राधिकरण की संरचना और वित्तीय निहित सहित जनशक्ति की आवश्यकता पर चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव समिति के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस स्तर पर EGOM ने 27 नवंबर 2007 को अपनी पहली बैठक बुलाई। इस बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर आम सहमति बनी। पहचान से संबंधित निवासी डेटाबेस बनाने का स्पष्ट आवश्यकता है, भले ही डेटाबेस डेटा के नए संग्रह पर बनाया गया हो। पहले से मौजूद डेटा जैसे कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची पर भी आधारित हो। इसके अतिरिक्त एक संस्थागत तंत्र बनाने की अत्यंत आवश्यकता है जो
डेटाबेस का स्वामित्व रखे और इसके रखरखाव और के लिए जिम्मेदार हो। अगली बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR और UID योजना के मिलान से संबंधित विषयों पर विचार करना, जिससे कार्यप्रणाली प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी ऊपर बताए गए संस्थागत तंत्र की पहचान और योजना को संचालन में लाने का समय सारणी तैयार करें। इसके बाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए कई बैठकें हुई। उसमें से कुछ मुद्दे उठाए गए और उन मुद्दों के समाधान के लिए सचिवों की एक समिति बनाई गई। उन समिति ने अपनी सिफारिशें दी और जिन EGOM ने चर्चा की आधार योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने के बाद इसे कैबिनेट सचिव को UID की विस्तृत संगठनात्मक संरचना को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया। कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर विचार के बाद भारत सरकार द्वारा 28 जनवरी 2009 को अधिसूचना संख्या 43011/02/2009 जारी की गई, जिसने AI को इसके तहत तत्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में गठित किया और अधिसूचित किया। योजना आयोग का UIDAI के संगठन के परिणाम स्वरूप वित्त पर अस्थायी समिति की सिफारिश पर वित्त मंत्री द्वारा आधार नामांकन के पहले चरण के लिए 147.31 करोड़ रुपए का आवंटन को मंजूरी दी गई। योजना आयोग के सचिव द्वारा 25 फरवरी 2009 को डेमो आधिकारिक पत्र 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिव को भेजा गया, जिसमें उन्हें UIDAI के कार्यान्वयन में केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। जैसा कि नियुक्त राज्य केंद्र शासित प्रदेश UID आयुक्त विभिन्न विभागों और राज्यों की इकाइयों के साथ रसद समर्थन और समन्वय, जैसे कि वह कहते हैं कि बाकी इतिहास है, जिसे हम आगे संक्षेप में दोहराएंगे। UIDAI से संबंधित कार्यों को सलाह देने और आगे बढ़ाने के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया गया। UIDAI को अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए बजट आवंटित किया गया। इसके लिए एक स्टाफ भी आवंटित किया गया। समय समय पर कोर ग्रुप की बैठक होती रही। कोर ग्रुप ने अन्य बातों के अलावा निर्णय लिया कि UIDAI परियोजना शुरू करने के लिए 2009 के मतदाता सूची डेटाबेस से शुरू करना बेहतर होगा। राज्यवार PDS रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की स्थिति खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से अस्थायी आयोग UID को भेजने की मांग की गई। और इस दिशा में उठाए गए अन्य कदम 2 जुलाई 2009 को अधिसूचना जारी करने के साथ समाप्त हुए, जिसके तहत श्री नंदन नीलेकणी को कैबिनेट मंत्री के पद और दर्जे पे 5 साल के लिए प्रारंभिक कार्यकाल के लिए UIDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 24 जुलाई 2009 को पदभार ग्रहण किया। इसके बाद 30 जुलाई 2009 को प्रधानमंत्री की UIDAI परिषद का गठन किया गया, जिसकी पहली बैठक 12 अगस्त 2009 को हुई, जहां पर UIDAI के अध्यक्ष ने व्यापक रणनीति और दृष्टिकोण पर विस्तृत प्रतिनिधित्व किया। प्रस्तावित UID परियोजना प्रस्तावों से एक UID के लिए जल्द से जल्द एक विधायी ढांचा प्रदान करना था, ताकि इसे अपना कार्य करने के लिए कानूनी मंजूरी मिल सके। बायोमेट्रिक मानक समिति, जनसंख्यीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया समिति जैसे कुछ अन्य समितियों को परियोजना के लिए एक समर्थन प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया, जिन्होंने दिसंबर 2009 में अपनी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यहां तक कि UID पर एक कैबिनेट समिति की गठन 22 अक्टूबर के आदेश के तहत किया गया था 2009, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी।
जिसका उद्देश्य UIDAI से संबंधित मुद्दों को कवर करना, जिसमें इसके संगठन, नीतियों, कार्यक्रम और योजनाओं की फंडिंग और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली समय सारणी कार्यप्रणाली को शामिल थी। इस मामले को 17 वित्तीय आयोग की रिपोर्ट में भी संबोधित किया गया था, जिसे 25 फरवरी 2010 को संसद में पेश किया गया। इस रिपोर्ट में वित्त आयोग ने UIDAI के माध्यम से सब्सिडी को लक्षित करने का सुझाव दिया गया। अप्रैल 2010 तक UIDAI अपनी रणनीति अवलोकन लेकर आया। यह अवलोकन UIDAI परियोजना की विशेषताओं और लाभ, राजस्व मॉडल और समय सीमा का वर्णन करता है। इसके अलावा इसने पहचान के सार्वभौमिक प्रमाण के रूप में UID के लक्ष्य को रेखांकित किया, जिससे निवासियों को देश में कहीं भी अपनी पहचान साबित करने की अनुमति मिल सके। यह परियोजना सरकार को भारत की आबादी के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण देगी, जिससे वह प्रभावी ढंग से सेवा को लक्षित करने और वितरित करने, सामाजिक निवेश पर अधिक रिटर्न प्राप्त करने और देश भर में धन और संसाधन प्रवाह की निगरानी करने में सक्षम होगी। क्या महसूस किया गया कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं में भी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है। केवल उसके समर्थन से ही परियोजना भारत में समावेशन और विकास के एक बड़े दृष्टिकोण को साकार करने में सक्षम होगी। UIDAI पर कैबिनेट समिति के लिए एक कैबिनेट नोट संख्या 457/2010 CC-UIDAI 12 मई 2010 को प्रस्तुत किया गया था। नोट में UIDAI की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि की रूपरेखा दी गई थी। जनसांख्यिकीय के संग्रह के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया गया और UID परियोजना के लिए निवासियों की बायोमेट्रिक विशेषताओं और उपरोक्त दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कैबिनेट समिति की मंजूरी मांगी और सुझाव दिया। NPR अभ्यास के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और UID में अन्य सभी रजिस्ट्रारों द्वारा समान मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए था। बायोमेट्रिक विवरण कैप्चर करने के समय आइरिस स्कैन कैप्चर करने की आवश्यकता को समझने के लिए उपरोक्त कैबिनेट नोट के साथ आइरिस बायोमेट्रिक को शामिल करने का औचित्य भी प्रस्तुत किया गया। सितंबर 2010 तक आधार परियोजना के सर्वव्यापी लॉन्च के साथ आधार का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दिसंबर 2010 में UIDAI नामांकन प्रक्रिया पर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसे UID नामांकन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें UIDAI द्वारा प्रकाशित कर्नाटक, बिहार व आंध्र प्रदेश के 3 ग्रामीण क्षेत्रों में नामांकन प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 40,000 लोगों के बायोमेट्रिक मिलान विश्लेषण से पता चला आइरिस और 10 उंगलियों के निशान दोनों द्वारा प्राप्त सटीकता का स्तर दोनों में से किसी पर भी एक व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने में तुलना में बेहतर परिणाम के क्रम से कहीं अधिक था। मल्टी मॉडल नामांकन बड़े पैमाने पर डुप्लीकेशन के लिए पर्याप्त था। इसे भारत के सभी निवासियों तक विस्तृत करने का उचित अपेक्षाओं के साथ था। UIDAI को विधायी ढांचा प्रदान करने के लिए UIDAI के अध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार 3 सितंबर 2010 को राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसे भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 के रूप में जाना जाता है। नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए। नामांकन प्रक्रिया की
सालिता पर समय समय पर अध्ययन होते रहे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना आदेश भी जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि किसी भी निवासी के लिए बैंक खाते खोलने के लिए आधार पत्र को बैंक द्वारा मान्यता दी जाएगी। इसी तरह आदेश अधिसूचनाएं अन्य प्राधिकरणियों द्वारा भी जारी किए गए। आधार लॉन्च की पहली वर्षगांठ पर 29 सितंबर 2011 को बड़ी घोषणा की गई। 10 करोड़ नामांकन और 3.75 करोड़ यानी 3.75 करोड़ से अधिक आधार का निर्माण हुआ। समय समय पर प्रस्तुत की गई कुछ रिपोर्ट जो कि हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं और इस स्तर पर ध्यान दी जाती है। केरोसिन, एलपीजी, उर्वरक पर सब्सिडी के सीधे हस्ताक्षरण के लिए आधार सक्षम एकीकृत भुगतान बुनियादी ढांचे का टास्क फोर्स रिपोर्ट। मार्च 2012 में फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण रिपोर्ट UIDAI को प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट ने पहचान प्रमाणित करने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करने, उच्च सटीकता पर दर प्रदर्शित की, जनसंख्या की विशिष्ट जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीण परिवेश में किए गए अध्ययन से पता चला कि 98.13% आबादी में किसी निवासी को प्रमाण पत्र प्रमाणित करने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव है। 96.5% की सटीकता एक सर्वोच्च उंगली का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। 99.3% की सटीकता को 2 उंगलियों का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। यदि डिवाइस विशिष्टताओं को केवल सर्वोत्तम डिवाइसों को शामिल करने के लिए कड़ा कर दिया जाए तो उंगली के उचित स्थान में सहायता के लिए कुछ यांत्रिक गाइड का उपयोग किया जाए तो सुधार संभव है। बेंच मार्किंग के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया कि यह प्रमाणीकरण बुनियादी ढांचे के प्रति 10 घंटे लाख प्रमाणीकरण बनाए रखने में सक्षम है। योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों 2012-13 में वित्त संबंधी अस्थायी समिति की 53वीं रिपोर्ट 24 अप्रैल 2012 को लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट उद्देश्यों का सारांश प्रस्तुत करती है और योजना आयोग के तत्वाधीन में क्रियान्वित की जा रही है। UID योजना के वित्तीय निहितार्थ आइरिस प्रमाणीकरण सटीकता रिपोर्ट 12 सितंबर 2012 को UIDAI को प्रस्तुत की गई। 5833 निवासियों के अनुभव जन अध्ययन पर आधारित इस रिपोर्ट ने भारतीय संदर्भ में आइरिस प्रमाणीकरण को व्यवहार बताया। आइरिस कैप्चर के लिए डिवाइस की तैयारी के वर्तमान स्तर के साथ 99.5% से अधिक प्रमाणीकरण सटीकता के साथ 99.67% आबादी के लिए कवरेज प्रदान करने में सक्षम है। विक्रेताओं के लिए या इस दस्तावेज में दिए गए सुझाव एक बार लागू होने के बाद दरों में सुधार होगा। समग्र सिस्टम, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर वास्तविक जीवन की स्थिति को वांछित आवश्यकताओं को पूरा करके दिखे। अंत में प्रतिस्पर्धा विक्रेता को इसे इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के रूप और कार्य वाले 6 अलग अलग उपकरण उपलब्ध हैं। नगद हस्तांतरण के परिचय पर पृष्ठभूमि नोट 26 नवंबर 2012 को अपनी पहली बैठक में प्रत्यक्ष नकदी हस्तांतरण पर राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय संदर्भ में नकद हस्तांतरण के फायदों को रेखांकित करती है, जिसमें कहा गया था कि सभी के लिए एक अद्वितीय आईडी है। इसे परियोजना के लिए एक शर्त है। इस समय 2012 की रीट याचिका सिविल संख्या
494 दायर की गई थी, जिसमें न्यायालय द्वारा 30 नवंबर 2012 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जैसे कि ऊपर बताया गया था कि रिट याचिका के मुख्य रूप से इस आधार पर योजना पर हमला किया गया था, निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित मौलिक अधिकारों का एक पहलू है। भारत संघ के साथ साथ UIDAI द्वारा भी जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा अन्य बातों के साथ साथ यह रुख अपनाया गया कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जैसा कि MP शर्मा और 4 अन्य बनाम सतीश कुमार जिला मामले में 8 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में माना गया था। मजिस्ट्रेट दिल्ली 4 व अन्य इस तथ्य के बावजूद इस है कि इसके बाद भी न्यायालय द्वारा दिए गए कई ऐसे निर्णयों में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया था। हालांकि उत्तरदाताओं का तर्क था कि वह निर्णय इसके विपरीत थे। MP शर्मा ने निर्धारित आदेश इसलिए क्यूरियम में प्रति थे। इस पहलू पर मामले की सुनवाई तीनों जजों की बेंच ने की। पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने इसे संविधान के पीठ के पास भेजना उचित समझा। 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया गया, जिसने मामले पर विचार करने के बाद विवाद को आधिकारिक तरीके से सुलझाने के लिए इसे 9 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा दिया गया। 9 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के निर्णय के स्पष्ट और जोरदार दृढ़ संकल्प के साथ संदर्भ का सर्वसम्मत उत्तर दिया गया। निजता का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में खोजा जा सकता है। हम इस स्तर पर यह भी दर्ज कर सकते हैं कि इस याचिका में समय समय पर कुछ अंतरिम आदेश पारित किए गए थे। हम कुछ प्रासंगिक आदेशों का सार दे सकते हैं। 1954 SCR 1077 आदेश दिनांक 2023 2013 2 न्यायाधीशों की पीठ सभी मामलों को अंतिम रूप से सुना जाना आवश्यक है। संविधान पीठ समाप्त होने के बाद सभी मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस बीच तथ्य के बावजूद किसी भी प्राधिकरण ने इस अनिवार्य बनाने के लिए एक परिपत्र जारी किया। किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नहीं मिलने के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब तक कि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है, तो यह जांचा जा सकता है कि वह व्यक्ति इसके लिए पात्र है या नहीं। यह कानून के तहत इसे किसी भी अवैध अप्रवासी को नहीं दिया जाना चाहिए। दिनांक 26 नवंबर 2013 को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को विस्तार से सुनवाई के बाद हमारा विचार है कि प्रभावी निर्देश के लिए देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इसके मद्देनजर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्थायी वकील के माध्यम से नोटिस जारी किया जाए। अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसी बीच आदेश दिनांक 16 मार्च 2015 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस बीच में हमारे ध्यान में लाया कि कुछ तिमाहियों में आधार पहचान पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा जोर दिया जा रहा है। हम विशिष्ट में जाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। उदाहरण, चूंकि भारत संघ का प्रतिनिधित्व विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया जा रहा था, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित वकील के माध्यम से किया जा रहा था। हम उम्मीद करते हैं कि भारत संघ और राज्यों और उनके सभी पदाधिकारियों को 23 सितंबर 2013 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करना चाहिए। आदेश दिनांक 11 अगस्त 2015 3 जजों की बेंच के मामले पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि ब्याज पर संतुलन सबसे अच्छा होगा जब तक कि मामले की अंतिम निर्णय एक बड़ी बेंच द्वारा नहीं किया जाता है। यह संघ भारत या UIDAI निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़े। भारत संघ रेडियो और टेलीविज़न नेटवर्क सहित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार करेगा। किसी भी नागरिक के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। किसी नागरिक को मिलने वाले
किसी भी अन्य लाभ को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का उत्पादन शर्त नहीं होगा। विशिष्ट पहचान संख्या आधार कार्ड का उपयोग उत्तरदाताओं द्वारा पीडीएस योजना के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए और विशेष रूप से खाद्यान्न आदि और केरोसिन जैसे खाना पकाने ईंधन के वितरण के लिए नहीं किया जाएगा। आधार कार्ड का उपयोग केवल एलपीजी वितरण योजना के लिए भी किया जा सकता है। आधार कार्ड जारी करते समय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी का उपयोग उपरोक्त के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके लिए कि आपराधिक जांच के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 संविधान पीठ 3 भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल व अन्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुनने के बाद हमारा विचार है कि दिनांक 11/8/2015 के आदेश के पैराग्राफ 3 में यदि हम अन्य दो योजना अर्थात पीडीएस योजना और एलपीजी वितरण योजना के अलावा जोड़ते हैं तो वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ जैसे योजनाएं या पहले के आदेश को कमजोर नहीं करेंगी। इस न्यायालय द्वारा पारित इसलिए अब हम उपरोक्त योजनाओं को अन्य दो योजनाओं के अलावा शामिल करेंगे जिन्हें इस न्यायालय ने अपने पहले के आदेश 11/8/2015 में अनुमति दी थी। हम भारत संघ पर दबाव डालते हैं कि वह 23/9/2013 से शुरू होने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित सभी अपूर्व आदेशों का सख्ती से पालन करेगा। हम यह भी स्पष्ट कर देंगे कि आधार कार्ड योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसे तब तक अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा किसी न किसी तरह अंतिम फैसला नहीं कर दिया जाता है। चौदह सितंबर 2016 का आदेश मामले और तथ्यों की परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, साक्ष्य और विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेशन पर रोक लगाते हैं और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए दिनांक 14/7/2006 के पत्रों अर्थात अनुलग्नक P5, P6, P7 का कार्यान्वयन जिस हद तक उन्होंने प्रस्तुत किया है। आधार को अनिवार्य करना है और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार यानी प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देश देना कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्र पंजीकरण फॉर्म के लिए आधार संख्या को अनिवार्य रूप से हटा दें। वेबसाइट पर भारत यह भी बताना प्रासंगिक है कि पणजी में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा कुछ आपराधिक कार्रवाई में पारित एक आदेश के खिलाफ जिसमें प्राधिकरण को एक व्यक्ति पर बायोमेट्रिक जानकारी देने का निर्देश दिया गया था, यूआईडीएआई ने विशेष अनुमति याचिका आपराधिक दायर की थी जिसका संख्या है 25/24/2014 में। उक्त आदेश को इस दलील के साथ चुनौती दी गई थी कि बायोमेट्रिक जानकारी देने का एक ऐसा निर्देश आधार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है और प्राधिकरण को ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिए जो गोपनीय हो। उक्त विशेष अनुमति याचिका में 24 मार्च 2014 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशों को क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए आदेश पारित किया गया। यह आदेश इस प्रकार है: नोटिस जारी करें, सेवा के समान तरीकों के अलावा दस्ती सेवा की अनुमति, अपेक्षित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी। इस बीच वर्तमान याचिकाओं को किसी भी ऐसे व्यक्तियों की बायोमेट्रिक जानकारी को उनकी लिखित सहमति के बिना किसी भी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने से रोका जाता है जिसे आधार नंबर आवंटित किया गया है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आधार संख्या के अभाव में किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा यदि वह अन्यथा पात्र हकदार है। सभी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है
कि वह अपने फॉर्म सर्कुलर लाइक को संशोधित करें ताकि वह इस न्यायालय द्वारा तत्काल पारित अंतरिम आदेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आधार संख्या की अनिवार्यता न हो। मामले को मुख्य मामले में यानी 2012 के WPC नंबर 494 के साथ टैग करें और सूचीबद्ध करें। इसी तरह 2017 की रिट याचिका सिविल संख्या 1002 जिसका शीर्षक था डॉक्टर कल्याण मेनन सेन बनाम भारत संघ व अन्य, जहां बैंक खातों और मोबाइल फोन को आधार लिंकेज से जोड़ने के लिए संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अंतरिम आदेश पारित किया गया। 3 नवंबर 2017 को लिंक करने के अंतिम तिथि को क्रमशः 31 सितंबर 2017 को और 6 फरवरी 2018 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद इस आदेश को बढ़ा दिया गया और अब भी जारी है। हम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PDS मैटर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य 2 में पारित 14 सितंबर 2011 के आदेश का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें PDS योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश दिए गए थे और इस प्रक्रिया में कार्य और 2011-14 SCC 331 भूत राशन कार्डों में खत्म करने के कवायद भी शुरू की जाएगी। इसी तरह 16 मार्च 2012 के आदेश में यह नोट किया गया था कि सरकार ने PDS के एक लिए IT रणनीति की सिफारिश करने के लिए श्री नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। श्री नीलेकणी से उन तरीकों और साधनों का सुझाव देने का अनुरोध किया गया था जिनके द्वारा PDS का कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। PDS प्रणाली के कंप्यूटरीकरण की तैयारी करने तथा निर्देश दिया गया था। इसी क्रम में आधार पंजीकरण के साथ साथ कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया का भी सुझाव दिया गया था। उपरोक्त सभी मामले में जो बेघर निराश्रित व्यक्तियों को रात्रि आश्रय उपलब्ध कराने से संबंधित था। 10 फरवरी 2010 3 और 7 में 14 सितंबर 2014 को कुल आदेश पारित किए गए। फिर केरल राज्य व अन्य के मामले में बी अध्यक्ष अभिभावक शिक्षक व संघ व SNBUP स्कूल व अन्य 5, जहां न्यायालय नकली या फर्जी प्रवेश की समस्या से चिंतित था। महसूस किया गया कि फर्जी प्रवेश को रोकने के लिए स्कूल में पुलिस को शामिल करने के बजाय सत्यापन का अधिक उपयुक्त तरीका सत्यापन के साधन के रूप में विशिष्ट पहचान UID कार्ड होगा। आधार योजना और आधार अधिनियम की संरचना 2010 5 SCC 318 4 2010 13 SCC 45 5 2013 2 SCC 705। इन याचिकाओं में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर विचार और चर्चा शुरू करने से पहले इसमें शामिल विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आधार अधिनियम की संरचना और ये कैसे संचालित होता है इसे समझना उचित होगा। UIDAI की स्थापना 2009 में एक प्रशासनिक आदेश यानी कि सरकार के संकल्प द्वारा की गई थी। भारत सरकार योजना आयोग सूचना दिनांक 28 जनवरी 2009 द्वारा उक्त प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार की विशिष्ट पहचान योजना संक्षेप में UIS को लागू करने की नीतियां बनाना था, जिसके द्वारा निवासी भारत को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जानी चाहिए थी। इसका उद्देश्य इसे पहचान के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना था, जो कि प्रकृति में अद्वितीय है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की केवल एक ही पहचान होगी जिसमें दोहराव की कोई संभावना नहीं होगी। दूसरा उद्देश्य यह था कि इस नंबर का उपयोग लाभ, सब्सिडी, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा सके। यह प्राथमिक कारण था, अर्थात भारत की संचित निधि से वित्त पोषित विभिन्न सब्सिडी, लाभ, सेवाओं, अनुदान, मजदूरी व अन्य सामाजिक लाभ योजनाओं के वितरण के लिए लक्षित लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना है। ऐसा महसूस किया गया कि वास्तविक
लाभार्थियों की पहचान सरकार के लिए एक चुनौती बन गई थी। लाभार्थियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली की अभाव में यह एक सुनिश्चित करना मुश्किल हो गया था कि सब्सिडी लाभ एवं सेवाएं इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। सरकार के अनुसार पहचान स्थापित करने में विफलता कल्याणकारी कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में बड़ी बाधा साबित हो रहा था और समाज के होशियार पर रहने वाले वर्ग और विशेष रूप से महिला और बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग और व्यक्तियों पर भारी असर डाल रहा था। प्रवासी, अकुशल और संगठित श्रमिक और खानाबदोश जनजातियां प्राधिकरण की स्थापना के बाद उपरोक्त अधिक सूचना के माध्यम से इसने इस आदेश के निवासी की यूआईएस के तहत नामांकन शुरू कर दिया। निवासियों के यूआईएस के तहत नामांकन शुरू कर दिया। इस निवासियों ने आवंटित आधार नंबर का उपयोग करना भी शुरू कर दिया। यह पाया गया कि समय के साथ आधार संख्या का उपयोग कई गुना बढ़ गया। आधार संख्या में निहित जानकारी के साथ साथ आधार संख्या के उपयोग और परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जानकारी भी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार संसदीय अधिनियम के साथ इस प्रणाली का समर्थन करना वांछनीय लगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि जो आधार की हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, जो जजमेंट है बहुत बड़ा है, इसके जो यूज़ करने की गाइडलाइन है बहुत बड़ी है। तो बाकी जो शेष भाग है हम कल जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, जय हिंद।